पहला क्वेश्चन में बताया गया है। ये क्वेश्चन मैं पहले से पूछ चुका हूँ, उसका आंसर तुम लोगों ने नहीं दिया था, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कितने लोगों ने सॉल्व किया है ये भी पता चल जाएगा। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टिंग शेल है, और इस शेल को ना हम चार्ज करते हैं, ठीक है, कहाँ तक? 30 वोल्ट तक। उसी तरह से दूसरा एक शेल है, दूसरे शेल को भी चार्ज करते हैं और दूसरे शेल को भी चार्ज करते हैं, कहाँ तक? लेटेस्ट से 20 वोल्ट तक, ठीक है। इसको चार्ज करते हैं 20 वोल्ट तक। उसके बाद बोला गया है कि हम किसी तरह से स्मॉलर स्मॉलर स्फेयर को लार्जर स्फेयर के अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये लार्जर स्फेयर है, उसके अंदर स्मॉलर स्फेयर पहुंच गया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, किसी तरह से हमने, मतलब इस तरह से पहुंचाया है। हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हमने किसी तरह से स्मॉलर शेल को लार्जर के अंदर पहुंचा दिया है, ठीक है। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि जो लार्जर शेल है वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत छोटा सा एक नैरो होल है, उस होल के अंदर से हम स्मॉलर स्फेयर को पहुंचा रहे हैं। स्मॉलर स्फेयर बहुत छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा होल होगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब कहा गया है कि इन दोनों को हमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पूछा था कि चार्जेस कैसे ट्रांसफर होंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, या फिर आउटर शेल से अंदर वाले शेल पे आएंगे, या चार्जेस सेम हो जाएंगे, या जितने हैं वैसे ही रहेंगे। क्या होगा आंसर? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर यही है कि क्योंकि दोनों कंडक्टर्स को हम अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों मिल करके एक ही कंडक्टर बन जाता है, और एक ही कंडक्टर बनने की वजह से किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अगर कैविटी के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है तो कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज डालेंगे वो बाहर ही जाएगा, ठीक। अगर कैविटी में कोई चार्ज आता है, मान लो ये कंडक्टर है, तो कुछ भी चार्ज तुम डालोगे ना तो वो सारा चार्ज पहले बताया जा चुका है कि आउटर सरफेस पर आता है। अगर मान लो इसके अंदर कोई कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज है, तब कंडक्टर के इनर सरफेस पे चार्ज आएगा, अदरवाइज हमेशा आउटर सरफेस पर ही चार्ज आएगा, ठीक है। तो ठीक, गोइंग बाय दैट लॉजिक, इस क्वेश्चन में तुम्हारा यही आंसर होगा कि सारे चार्जेस को आउटर स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, ठीक है। बात भी सही है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर सारे चार्जेस निकल करके आउटर स्फेयर पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। ये तो कैसे अलाउड होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? चार्जेस हायर से लोअर कैसे जा सकते हैं? लोअर से हायर जाएंगे, लेकिन हायर से लोअर कैसे जाएंगे? ठीक है, उबैर सही आंसर था। अच्छा, फरकरी तुम्हारा भी सही है, गुड। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग पहले आंसर बताओ। इसको तुम लोगों ने खुद से ट्राई नहीं किया था, सोचा नहीं था इस पर क्या होना चाहिए? देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पे कुछ भी हम चार्ज रखें, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से कुछ भी पोटेंशियल आ जाएगा। क्या पोटेंशियल होगा? सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा, और अंदर भी हर पॉइंट पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा, है ना। अगर इसके अंदर कोई स्फेयर हम रख भी देते हैं, ठीक है, मान लो इस पे Q1 चार्ज रख दिया, Q1 चार्ज रख दिया, इस पे Q2 चार्ज रख दिया,
तो अंदर वाले स्फेयर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो अंदर वाले स्फेयर पे पोटेंशियल के Q2 अपॉन, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो के Q2 अपॉन B तो होगी, प्लस बाहर वाले चार्ज की वजह से के क्यू वन अपॉन ए तो हमेशा रहेगा अंदर वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेशन की थ्योरी से पता है ऑलरेडी कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वो सरफेस से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो अगर अंदर कोई हमने स्फेयर रखा है तो इसकी अगर बाहर वाले की का पोटेंशियल 30 है तो अंदर का 50 होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल कम हो जाए। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे तो। ठीक है, इसका मतलब है कि अंदर वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट नहीं है। अंदर वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल तुम गेस कर रहे थे ये 30 है और ये 20 है, ये 30 नहीं है, इसका पोटेंशियल एक्चुअली 50 वोल्ट हो गया होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे हमने तो इसको 30 वोल्ट पर चार्ज किया था, इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट कैसे पहुंच गया? तो तुम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम स्मॉलर चार्ज को कैरी करके अंदर पहुंचा देंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जब हम वर्क कर देंगे तो वर्क करने पर इसका पोटेंशियल राइज कर रहा होगा। ठीक है, सेम चार्ज अगर अंदर रखा है तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 30 से 50 पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है, और पहले केस में हम ऐसा करते हैं कि चार्ज को फिक्स कर देते हैं, मतलब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मान कुछ फिक्स चार्ज डाल दिया, इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है। ठीक है, तो आ, इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद कहा गया है कि इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो इसके आधे पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी और चार्जेस कैसे 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 आएंगे। तो ये तो कॉमन को, ये तो तुम बता दोगे, बताओ। क्या क्या चीजें सेम रहेंगी और क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? ठीक है, क्या क्या मतलब, तुम्हारे पास चार्ज है, सॉरी, तुम्हारे पास ऑप्शंस में चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? चार्ज, यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मतलब है, चार्ज का मतलब है प्लेट्स पर चार्ज, और पोटेंशियल का मतलब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बताओ जल्दी, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। अरे बेटा, टाइम लगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो मैं जल्दी जल्दी से बताते चला जाता हूँ, नहीं तो फिर आज का मेरा टारगेट रह जाएगा तो कल मैग्नेटिज्म स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ चार्ज की वजह से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक है, जैसे जैसे
डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, इंड्यूस चार्जेस आते हैं, ठीक, इस तरह से कुछ इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे, और इंड्यूस चार्जेस आने की वजह से अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज कर जाएंगी, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। सॉरी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर चार्ज तो बिल्कुल, क्योंकि डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, लेकिन इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो जब हम लेफ्ट प्लेट से चलते हुए राइट प्लेट तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन फील्ड डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज कर, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं। इस बार हम अपने कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, ए, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके अक्रॉस बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फिर अगर अगर ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, इसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, फिर कौन कौन सी चीजें सेम रहेंगी और कौन कौन सी चीजें डिफरेंट होंगी। स्लैब इंसर्ट कर दिया, बताओ। ओके, तीनों क्वांटिटीज का बताओ, क्या क्या चीजें फिक्स रहेंगी, क्या क्या चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से सोचेंगे कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी। अभी मैं कह रहा हूँ कि बिना स्लैब के इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से थी, ठीक है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग E टाइम्स L, ये दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था। क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रखते हैं, तो जैसे ही स्लैब इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रहना है, ठीक। तो जब हम स्लैब इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्लैब इंसर्ट करते हैं इस तरह से, तो स्लैब इंसर्ट करने की वजह से पहले जितनी फील्ड थी बाहर, उस बाहर वाली फील्ड के कंपैरिजन में अंदर फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो 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 हम सोचेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट प्लेट तक ट्रैवल करेंगे, अगर बाहर सेम फील्ड रहती है तो दोनों प्लेट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ वाली फील्ड डिक्रीज कर गई है। बाहर तो फील्ड सेम है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाली फील्ड क्योंकि डिक्रीज कर गई है, तो लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट ट्रैवल करने में पोटेंशियल की वैल्यू अब सेम नहीं रह सकती है, अगर सेम चार्जेस है तो, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम कराने के लिए बैटरी क्या करेगी, और चार्जेस को सप्लाई करेगी, तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर जाएगा कुछ, तो बैटरी और कुछ चार्ज सप्लाई करेगी, जिससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉस हुआ है अंदर वाले पार्ट में, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली ये बैटरी चार्ज डिपॉजिट करके प्लेट्स पर बढ़ाएगी, तो बाहर फील्ड की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। और बाहर के कंपैरिजन में के फैक्टर से अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इस तरह से एडजस्ट होंगे, ठीक है, आपस में। ऑब्वियसली तुम गेस कर सकते हो कि
पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया था, तब की इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट से राइट ट्रैवल करके आने में पोटेंशियल चेंज की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, चार्जेस को बढ़ा देगी, तो बाहर कुछ मान लो 30 हो जाएगा, अंदर कुछ 5 हो जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए बता, इस तरह से होगा कि लेफ्ट से राइट ट्रैवल करके पोटेंशियल चेंज अब भी पहले की तरह ही सेम आए, जितना पहले आ रहा था 20 की वजह से, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे तुम बोलोगे कि फील्ड की वैल्यू फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, और चार्ज तो इंक्रीज करेगा, ठीक, क्योंकि फील्ड एक पार्ट में बढ़ रही है, एक पार्ट में कम हो रही है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग फील्ड के बारे में एक जजमेंट नहीं दे सकते कि इंक्रीज ही डिक्रीज ही, लेकिन चेंज करेगी हर जगह पर, सेम नहीं रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो तुम सॉल्व कर सकते थे। अब इसी तरह के 2 क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया गया है, और फिर से हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ यूं रखा गया है, पूरे पार्ट में, लेकिन लोअर हाफ में रखा गया है। इस बार बताओ कौन कौन सी चीजें सेम रहेंगी और कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी, जल्दी बताओ। पहले मुझे फील्ड के बारे में बताओ, फील्ड चेंज होगी क्या, इस क्वेश्चन में फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी, वी सेम चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। तुम बोलोगे, देखो, पहले तुम सोचोगे कि चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको बैटरी से हमने अभी कनेक्ट नहीं किया, ये डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है, तो चार्ज जितना पहले डिपॉजिट किया था प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्जेस की वैल्यू तो जितनी पहले हमने रखी थी प्लेट्स पे उतनी रहेगी, चार्जेस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो हम सोचेंगे अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया है तो तुम्हें लगेगा कि अंदर वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर जानी चाहिए थी, और बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो सेम है तुम्हारे हिसाब से। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब है लोअर हाफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लोअर हाफ में डिक्रीज कर जाएगी, और दोनों प्लेट्स तो कंडक्टर्स हैं, तो तुम बोलोगे अपर हाफ में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, लोअर हाफ में पोटेंशियल डिफरेंस कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि अपर हाफ में सेम कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो, और लोअर हाफ में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो, दोनों की कंडक्टर है, और कोई भी कंडक्टर हमेशा सिंगल यूनिक पोटेंशियल पर रहता है, तो तुम कहीं से भी ट्रैवल करो, दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, फिर क्या रीजन है कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, एक्चुअली नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते, अगर हमें
दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उसका एक ही हाँ, वेरी गुड उबैर। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम चाहते हैं तो एक चीज तो तय, चार्ज के बारे में तो हमें श्योर शॉर्ट होकर के कहना है, मतलब चार्ज के बारे में हम कंफर्म होकर के बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाले प्लेट में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज माइनस क्यू है राइट वाले प्लेट पे। ठीक है, हम चार्ज डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर अगर सिमेट्रिक सिचुएशन है तब हम बोलते हैं कि जो भी टोटल चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसीलिए हर जगह पर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए की इक्वल हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाले हाफ में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, ठीक है, नीचे वाले हाफ में जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो फिर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एक तरह का नहीं है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी, इसके बारे में हम श्योर होकर के नहीं बोल सकते, चार्ज के बारे में तो बोलेंगे हमेशा। लेकिन दूसरी चीज जो हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों प्लेट्स कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स होने का मतलब है दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होनी है। क्योंकि दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम होना पड़ेगा। तो ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि ऊपर से कुछ चार्ज ना माइग्रेट होकर के नीचे चला जाए। ठीक है, मतलब कि नीचे वाली जो चार्ज डेंसिटी है इंक्रीज हो जाए, तो नीचे वाली चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाए और ऊपर वाली जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इंक्रीज करती। ठीक है, बाहर नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से चार्जेस अपने आप को इसी तरह से शिफ्ट करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डिक्रीज होने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होने के बाद उतनी ही हो जितनी कि ऊपर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके कंपैरिजन में तो E1 भी डिक्रीज हो गया है और E2 भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि E1 E2 अब सेम है। ठीक है, और पूरे कैपेसिटर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि चार्ज तो सेम है अभी भी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर डिक्रीज की गई और हो गई। और कैसे डिक्रीज हुई है? डिक्रीज इस तरह से हुई है कि जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे चार्ज कम हो गया है, चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई है। और जहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा गया है वहां पे चार्ज तो बढ़ा, लेकिन वहां पे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज की है। ठीक है, दोनों पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रही है। अच्छा, ये आंसर तो तुम बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के पहले से ही दे सकते थे। ठीक है, तुम पहले से ही आसानी से बता सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल दोनों के बीच में डिक्रीज करेगा। इस तरह से बताते कि कॉमन सेंस से बता सकते थे कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तुम कैलकुलेट करते, तो अगर हम अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है तो चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो बिना किसी लॉजिक के, मतलब बिना किसी ये सारे इतनी सारी एनालिसिस के तुम डायरेक्टली बोल सकते थे
डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन तुम बोल सकते थे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है, और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब है चार्ज अगर फिक्स है तो पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा, पोटेंशियल अगर फिक्स है तो चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस होती है क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है कि तुम ये सारी एनालिसिस करोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एडजस्ट हो रहा होगा इस केस में। डाइलेक्ट्रिक हमारा एक यूं रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक यूं रखा गया है एक, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा है। इस केस में तुम्हें सोच करके बताना है कि चार्जेस, फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं अगर हम चार्ज को फिक्स रखते हैं प्लेट्स पे, मतलब डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है, और दूसरे केस में कनेक्टेड कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, उसके बाद हर जगह पर तुम्हें सोचना है कि चार्जेस अपने आप को कैसे रीएडजस्ट करें, फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, ये करोगे? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। और ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ। ये वार्म अप क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन हमें करना है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं रखा जाए, बस ऐसे ही किसी सेपरेशन पर वैक्यूम में दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज को असिमेट्रिकली रख दिया गया है। अब तुम्हें बताना है कि इस चार्ज के अराउंड कंडक्टर्स भी है, चार्ज भी है, ऐसे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, गेस करके ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया? ठीक है, सबने ड्रॉ किया? हम्म, मुझे ये बताओ कि इस पार्ट में कितना चार्ज आएगा? ठीक है, ऑब्वियसली लोअर पार्ट में चार्जेस आएंगे। चार्जेस किस तरह से आएंगे? यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, क्या ये चार्जेस प्लेट्स पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तुम गेस कर सकते हो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर कुछ ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि इस पार्ट में जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, कितना चार्ज आएगा? अल्टीमेटली यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो परपेंडिकुलर लैंड करनी चाहिए। ठीक है, तुम गेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही कुछ ऊपर वाले पार्ट में भी हो रहा होगा, लेकिन मुझे पहले बताओ कि यहाँ पर चार्ज कितना आएगा। अगर यूनिफॉर्म चार्ज होगा तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो पाएगी? चार्ज कितना होगा? ऑप्शन देता हूं मैं। चार्ज ग्रेटर देन कैपिटल क्यू, चार्ज लेस देन कैपिटल क्यू, चार्ज इक्वल टू कैपिटल क्यू। लेटर से ये माइनस क्यू चार्ज है और नीचे प्लस क्यू चार्ज है।
अरे इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास अगर एक कंडक्टर रखा गया है तो उस कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होगी, इंड्यूस चार्जेस किस तरह से आएंगे, तो क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएंगे, और दूसरे ऑपोजिट चार्जेस सरफेसेस पर ही आने हैं, तो पास वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, दूर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्या ये चार्जेस यूनिफॉर्म होगा? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा, सिचुएशन देख करके बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म चार्ज होगा तो इस मतलब इन चार्जेस को सरफेस पर इस तरह से एडजस्ट होना है कि प्लेट के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए चार्जेस को नॉन यूनिफॉर्म ही आना पड़ेगा। ठीक, तुम सोच सकते हो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से दूर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब इसके सरफेस पर जो इंड्यूस चार्जेस है, इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है, कम होनी पड़ेगी। तो तुम गेस कर सकते हो कि दूर वाले पार्ट में जो चार्ज डेंसिटीज है वो भी कम होंगी, और पास वाले पार्ट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है कि जो टोटल इंड्यूस चार्ज आएगा एग्जैक्टली कितना आएगा वो तो हमें नहीं पता है, मैं तुम्हें गेस करने को कह रहा हूँ। क्या इंड्यूस चार्जेस की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल हो सकती है? क्या इक्वल हो सकती है? तब हो सकती है जब कैपिटल क्यू से सारी फील्ड लाइंस इस माइनस क्यू पे टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए से बोल रहा हूँ। ठीक, लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली। सारी फील्ड लाइंस तो नीचे नहीं, कुछ फील्ड लाइंस ऊपर भी टर्मिनेट कर, और कुछ फील्ड लाइंस बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल क्यू है ना वो कैपिटल क्यू से तो कम ही हो। ठीक है, अब तुम फील्ड लाइंस गेस कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग अपने पास ड्रॉ करके रखो, मैं लास्ट में तुम्हें इसकी फील्ड लाइन कैसी होगी बताता हूँ। दूसरा वार्म अप क्वेश्चन, अच्छा ये शायद तुम्हारे मॉड्यूल में शायद दिया होगा, मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास फिर से मेटालिक स्फेयर है। ठीक है, मेटालिक स्फेयर है हमारे पास। एक मिनट फर्क, प्लीज, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन अभी। देखो बाहर हमारे पास ये, इस बार हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, और इस कंडक्टिंग स्फेयर के पास हम एक, ये शायद तुम्हारे मॉड्यूल में है क्वेश्चन, प्लस लेटेस्ट से कैपिटल क्यू चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में एक पॉइंट चार्ज है और एक कंडक्टिंग स्फेयर है। वो फ्रिंज फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन फ्रिंज फील्ड लाइंस हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बोलते हैं, जो कि एज वाली फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें तो हम बीच में पॉइंट चार्ज ला रहे हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं बोलेंगे। एनीवे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक बिल्कुल कंडक्टर है। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर, इसको कहीं पे ग्राउंड नहीं किया गया, आइसोलेटेड कंडक्टर, और इस कंडक्टर के पास पॉइंट चार्ज को रखा गया है। ठीक है, कैपिटल क्यू। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि अच्छा, जैसे ही हम कैपिटल क्यू के पास इस कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा कंडक्टर के ऊपर? क्या होगा जब भी कंडक्टर को चार्जेस के आसपास रखते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है? क्या होता है?
इंडक्शन होता है, कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस आते हैं, और इंड्यूस चार्जेस के आने का मकसद यही होता है कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए। तुम गेस कर सकते हो, अगर कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से यूं पास करेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पास करेगी। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नलीफाई करने के लिए कंडक्टर क्या करेगा, इंड्यूस चार्ज लाएगा। इंड्यूस चार्ज कैसे लाएगा, तो थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि इंड्यूस चार्जेस इधर कुछ नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, और इधर कुछ पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ कम डेंसिटी होगी, ठीक है। ओवरऑल ये इंड्यूस चार्जेस इसी तरह से आएंगे कि अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया, मैं थोड़ी देर के लिए फिगर क्लियर रहे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आ गए, ठीक है, इंड्यूस चार्जेस आ गए। इधर मान लो माइनस क्यू इंड्यूस्ड आ गया है, और इधर प्लस क्यू इंड्यूस आ गया। फिर से वही क्वेश्चन है कि इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू है, क्या वो कैपिटल क्यू के इक्वल होगी, सेम होगी, या ज्यादा होगी, क्या होगी, या कम होगी। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू पॉइंट चार्ज से ज्यादा होगी या कम होगी, या सेम होगी, कम होगी। ऑब्वियसली सेम होने के लिए इससे सारी फील्ड लाइंस को ना यहाँ पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। तो वो तुम गेस कर सकते हो, इससे ये फील्ड लाइन पहले निकल रही थी जब कंडक्टर नहीं था, जब कंडक्टर आया तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आ गए, तो इसकी शेप थोड़ा सा कुछ इस तरह की हो गई होगी, ठीक। एनीवे अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू है वो पॉइंट चार्ज से कम ही होगी। एनीवे तो क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट पॉइंट ओ, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ओनली। बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि स्फेयर की जो रेडियस है दैट इज a, and the distance between center of the sphere and this point charge is small b। a, b और कैपिटल q, ये तीन चीजें गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ है, ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, शायद मॉड्यूल का, मुझे पता नहीं है। इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती सेंटर पर, तब तो हम श्योर होकर के यही बोलते कि क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ ये जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं ना, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ट्राई करते हैं। तो तो ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से आएगी, तो तुम बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए ये है पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस कैपिटल क्यू, और ये है इधर की तरफ इंड्यूस चार्ज की वजह से। इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से और इंड्यूस चार्जेस की वजह से आएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही होना है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम डायरेक्टली बता सकते हैं, कितनी होगी, के क्यू अपॉन
बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। किसी और पॉइंट पर अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। ठीक। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को होलिस्टिकली देखोगे तो इसमें हमें चार्जेस कैसे कैसे सरफेस पर आए हैं इसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं, ये हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, फिर सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। इनफैक्ट सेंटर के अलावा भी अगर कोई पॉइंट पूछा जाए, लेटेस्ट से सेंटर के अलावा कोई यहाँ पे पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पर भी हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है। तो ए पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिल्कुल उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, ये जो स्फीयर है ना, इस पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो किसी भी जगह पर मतलब यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं ना, इंड्यूस चार्जेस क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं अंदर के किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कंप्लीटली बता सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप बाहर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। अगर मान लो यहीं पर मैं तुम्हें पूछूं, अंदर के पॉइंट पर तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके कि कंडक्टर के अंदर हम श्योर होकर बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन कंडक्टर के बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होती है। ठीक है, बाहर कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो हम डायरेक्टली अभी इस स्टेज में नहीं बता सकते। ठीक है, तुम्हारे लेवल से सॉल्व किया जाए नहीं बता सकते। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया। अब क्वेश्चन उठता है पोटेंशियल। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है, सिंगल सिंगल पोटेंशियल पर होगा, तो स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करें? ठीक, सॉल्व करिए, बताओ। पोटेंशियल बता सकते हैं क्या? ठीक है, लकीली सिर्फ इस केस में, ठीक, वैसे कंडक्टर के बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं चार्जेस और कंडक्टर्स को रखकर, सब में नहीं, लेकिन इस एग्जांपल में पर्टिकुलरली हम पोटेंशियल की वैल्यू भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बता सकते हैं। ठीक है, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब इस कंडक्टर का नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हम निकालने जाएंगे, मान लो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जाएंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम सोचेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं और इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखने का मतलब सारे चार्जेस की वजह से के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू, ऐसे ऐड करके पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालने जाओगे वो तो सिंपल आसान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो क्यों ना हम सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। गलत कह रहा हूँ क्या? और सेंटर पर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू अपॉन बी। ठीक है, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? इंड्यूस चार्ज की वजह से कितनी होगी? सिंपल लॉजिक से कह सकते हैं
0। पोटेंशियल कैलकुलेशन में इस तरह के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे किए थे। मैंने रिंग लिया था, हेमिस्फेयर लिया था, स्फेयर लिया था। मैंने बोला था अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सारे चार्जेस गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, अगर सेंटर पर पोटेंशियल लिखना है तो हम हर एक एलिमेंट की वजह से के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी डिस्टेंस किसी भी एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, तो जब हम ऐड करेंगे ना तो के और ये आर तो कॉमन आएगा और ऐड करना पड़ेगा सिर्फ हमें चार्जेस को। तो पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जिसमें कि हर एक पॉइंट चार्ज गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है, तो ऐसे सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं के टोटल चार्ज अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है, एट विच पोटेंशियल हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे ये कंडक्टर पहले न्यूट्रल था, आइसोलेटेड था, न्यूट्रल था। तो इंड्यूस चार्जेस अगर आए हैं तो इंड्यूस चार्जेस जितना नेगेटिव इधर आएगा उतना ही पॉजिटिव इधर आया होगा। ओवरऑल ये कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल ही होगा। तो टोटल पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे हम इंड्यूस चार्जेस की वजह से, वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि हम सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू श्योर होकर के बोल सकते हैं वो और कुछ नहीं होगी, के क्यू अपॉन बी होगी। इसका मतलब है कि सेंटर पर, इसका मतलब है कि सेंटर ही नहीं, सेंटर के अलावा भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन बी के इक्वल होगी। किसी और पॉइंट पर कैलकुलेट करना आसान नहीं था, क्योंकि किसी और पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। पॉइंट चार्ज की वजह से तो हर जगह पर पोटेंशियल लिख सकते हैं, लेकिन इंड्यूस चार्ज की वजह से हर जगह पर पोटेंशियल नहीं। इंड्यूस चार्ज की वजह से लेकिन सेंटर पर हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू 100% 0 होगी। ठीक है, तो हम सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं सिस्टम के लिए, और जो भी सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू वो कंडक्टर के हर पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। अभी पहले वी, अब हम इंड्यूस की वजह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेंटर पर सिर्फ निकाल सकते हैं। या तो हमें चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस कितने कितने आएंगे पता हो, वो तो नहीं पता है ना। कंडक्टर्स के लिए हमेशा क्राइटेरिया ये होता है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसी को यूज करके हम चार्ज भी निकालते हैं, और चार्ज पता चल जाता है तो पोटेंशियल निकालते हैं और सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। हाँ पता है। तुम पोटेंशियल किसका कह रहे हो? टोटल पोटेंशियल सेंटर पर ना। अच्छा अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि अंदर के हर एक पॉइंट पर, अब क्योंकि अब हमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई है, तो सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस किसी भी जनरल पॉइंट पर पी डैश, इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली अब निकाल सकते हैं, ठीक, पहले नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि अंदर हर जगह पर टोटल पोटेंशियल पता है। तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल प्लस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल, ये के क्यू अपॉन बी है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, ये डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी कितनी है, तो हम बोलेंगे के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन सी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। वो बाहर का पोटेंशियल अभी भी नहीं निकाल पाए। ठीक है, अब मैं यही दो एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ, और तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने इन दोनों एग्जांपल्स में हम सारी चीजें, चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, हर जगह पर थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता है, ठीक, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है,
और ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुम्हें, लेकिन जितनी तुम्हारी नॉलेज है सिर्फ उतनी ही नॉलेज यूज करके हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो पहले मैंने ये कंडक्टिंग प्लेट वाला क्वेश्चन लिया और ये स्फेयर वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस मैं फिर से ले रहा हूँ और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यही दो क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इनको मैं कंप्लीटली सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगले 10 मिनट में कोशिश करूंगा ये दोनों टॉपिक्स, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मैं जल्दी जल्दी तुम्हें हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोग इसको, ठीक है, चाहो तो ठीक स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में मतलब स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं। और ये इन दोनों पार्ट्स को समझने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा और तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए। हर एक स्टेप कैसे आ रहा है इसमें तुम्हारा पूरा पूरा दिमाग यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और लेटर से ये प्लेट प्लेट एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, कि लॉन्ग प्लेट कहते हैं आसानी के लिए, सिमेट्री के लिए। ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं और उस कंडक्टिंग प्लेट के सामने पॉइंट चार्ज क्यों रखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को पास ला रहे हैं। ठीक है, लेटर से किसी डी डिस्टेंस पर है कंडक्टिंग प्लेट से, डी डिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा, इंड्यूस चार्जेस आएंगे। लेकिन इसमें एक और मैं आसानी कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस कंडक्टिंग प्लेट को ना, इसको मैंने थोड़ा थिक बनाया ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो, बहुत ही थिन कंडक्टिंग प्लेट है, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एक इनफाइनाइट प्लेन है, उससे डी डिस्टेंस पर, उसके सामने डी डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्जेस कितने आएंगे, हर जगह पर फील्ड कितनी होगी, हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा। पहले थोड़ा सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो तुम सोचो कि अगर मान लो इस कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस नहीं आते हैं, तो ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह से, और इन फील्ड लाइंस की वजह से, ठीक है, तुम गेस कर सकते हो कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर जाएंगी, जो कि कंडक्टर अलाउ नहीं करेगा। तो कंडक्टर क्या करेगा, अपने सरफेस पर इस तरह से इंड्यूस चार्जेस को लाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस लाएगा, है ना, क्योंकि इसे अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट के अंदर पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, एग्जैक्टली उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो तुम सोच सकते हो कि इस तरह से ना चार्जेस को वो लाएगा सरफेस पर, कि बिल्कुल वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस करे। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, अंदर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ कि मैं तो पहले ग्राउंड नहीं किया था, लेकिन अगर ग्राउंड कर देंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज लाने की जरूरत है क्या। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आएगा ना। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सारी फील्ड लाइंस जो जो कि इसको पेनिट्रेट करके बाहर जा रही थी, उन फील्ड लाइंस को ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, गेस कर सकते हो तुम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, ये इनफाइनाइट शीट है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है
कि कि इस कंडक्टिंग प्लेट पे कितने इंड्यूस चार्जेस आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चार्ज पता करना है, हर जगह पर फील्ड कितनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे। अच्छा, एक चीज क्लियर है कि जो कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस हमेशा इसी तरह से आते हैं कि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल पूरे कंडक्टर के पास एक यूनिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो तुम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर इंड्यूस चार्जेस नहीं आते हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो ये पास वाला पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ज़्यादा होगा, और इसके ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल कुछ कम होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल और कम होगा। तो कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा, जो कि अलाउड नहीं है। कंडक्टर हमेशा अपने पूरी बॉडी का पोटेंशियल सिंगल वैल्यू पर लाता है। ठीक है, कंडक्टर के पास हमेशा एक यूनिक पोटेंशियल होता है। तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम करने के लिए ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर होंगे, तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम करने के लिए ये कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को लाएगा। ठीक, कहाँ से लाएगा, इसको ग्राउंड कर दिया है तो ग्राउंड से ये नेगेटिव चार्जेस को लाएगा, और चार्जेस ये बीच वाले पार्ट में चार्ज ज्यादा रखेगा और दूर वाले पार्ट में चार्जेस थोड़ा कम कम रखेगा। और चार्जेस इसी तरह से आएंगे कि अब कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट जीरो होगा क्योंकि ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया है। ठीक, ग्राउंड से जितने चार्ज की जरूरत होगी वो सक करेगा, और चार्जेस को सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हर पॉइंट का पोटेंशियल अब बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और एक्चुअली जब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को दिया जाता है तो सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन सोचते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, हमें एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये कंडक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन इमेजिन कर रहे हैं, और उस दूसरे क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि एक, हाँ, पॉइंट चार्ज है, और बिल्कुल ये जो कंडक्टिंग प्लेट जहां पर रखा गया था ना, जहां पर कंडक्टिंग प्लेट रखा गया था उस कंडक्टिंग प्लेट को भूल जाओ, और जितनी डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया था बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं। ठीक है, और ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सारी चीजें फील्ड पोटेंशियल हर जगह पर पता है। तो इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फील्ड लाइंस है वो हमें बिल्कुल पता है क्या, वो बिल्कुल कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस है। और तुम देख सकते हो बाइसेक्टर प्लेन पे हर बाइसेक्टर प्लेन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को तुम बिल्कुल केयरफुली देखो। मैं कह रहा हूँ इस प्रॉब्लम का जो लेफ्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल वैसी आएंगी जैसे कि कंडक्टर और पॉइंट चार्ज वाले प्रॉब्लम में फील्ड लाइंस है। कंडक्टर और फील्ड लाइंस, कंडक्टर और पॉइंट चार्ज वाले क्वेश्चन में भी सारी फील्ड लाइंस कंडक्टर पर बिल्कुल परपेंडिकुलर टर्मिनेट हो रही है, और इस कंडक्टिंग सरफेस का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल जीरो है। लाइकवाइज इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखोगे तो सारे पॉइंट्स इस बाइसेक्टर प्लेन के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर लैंड कर रही है, और इस बाइसेक्टर प्लेन का पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि कंडक्टर रखा गया है, ठीक है, और हमें कंडक्टर और पॉइंट चार्ज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर जगह फील्ड कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैं कह रहा हूँ इसको तुम इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल चुपके से
इसको रिप्लेस कर दो, मतलब जो भी प्लस चार्ज रखा गया था उतना ही माइनस चार्ज रख दो यहाँ पर, ठीक है। और कंडक्टर को हटा दो, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, वो वैसा बिल्कुल सेम रहेगा, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी अगर हमें पॉइंट चार्ज और कंडक्टर के लिए कैलकुलेट करनी है, हम कंडक्टर को भूल करके उस क्वांटिटी को डबल पॉइंट चार्ज डाइपोल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये प्लस चार्ज है, माइनस क्यू है, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में कहीं पर भी तुम्हें कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ तुम चुपचाप ना, यहाँ पे फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस है, और इसके बीच में स्लाइड कर दो खुद से, ऐसे कंडक्टिंग प्लेट स्लाइड कर दो। जैसे ही कंडक्टिंग प्लेट स्लाइड करोगे ना, राइट साइड वाली जो फील्ड लाइंस है ना, वो डिसअपियर हो जाएंगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को कुछ पता भी नहीं चलेगा, वो पहले की जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला वर्ल्ड है वो बिल्कुल अनचेंज, बिल्कुल सेम है फॉर कंडक्टर पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम और डाइपोल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है कंडक्टर पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम कंडक्टर पॉइंट चार्ज के लिए क्यों कैलकुलेट करें, हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए कंबाइन कैलकुलेट कर लें, और हर जगह पर हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज का हम नाम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेज चार्ज। और ये इमेज चार्ज का जो है एक पूरा फुल डेडिकेटेड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसमें कि कंडक्टर के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इमेज चार्ज की हेल्प लेते हैं। कंडक्टर की जो शेप है ना, या कंडक्टर की जो पूरी बॉडी है, उस पे इंड्यूस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, और कंडक्टर के इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमेशा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जो कंडक्टर की पूरी बॉडी है, उस कंडक्टर की बॉडी की वजह से जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, क्या हम कोई ऐसा पॉइंट चार्ज रख सकते हैं जिसकी वजह से फील्ड लाइंस वैसी ही बने जैसे कि कंडक्टर की वजह से बन रही थी। अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट चार्ज मिल जाता है जिस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर वाले रीजन में वैसी आ रही है जैसे कि कंडक्टर की वजह से आ रही है, तो हम कंडक्टर हटा देते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड्स का खेल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो मिरर है, इसके सामने तुम खड़े होते हो, ठीक है, तो यहाँ से जो भी लाइट जाती है ना, वो रिफ्लेक्ट होती है ऐसे करके। तो यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑब्जर्वर होता है, उसे लगता है कि लाइट एक्चुअली कहाँ से आ रही है, इस मिरर के पीछे से आ रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज दिखती है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर हमारा लेफ्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है, तो उसके लिए मिरर रखा हुआ, या मिरर को हटा करके आदमी रखा हुआ है, उसे एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर को यहाँ पर होना पड़ेगा लेफ्ट हाफ में, अगर वो राइट हाफ में आएगा तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो या तो ये दो आदमी रखे हुए हैं, या आदमी और मिरर रखा हुआ है, इस लेफ्ट साइड वाले ऑब्जर्वर के लिए आइडेंटिकल है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसी तरह का है कि अगर लेफ्ट हाफ में कोई ऑब्जर्वर है, तो उसे लेफ्ट हाफ में हर पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल कंडक्टर की वजह से उतनी दिखेगी जितनी माइनस क्यू की वजह से दिखेगी। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि किसी भी पॉइंट पर कोई भी जनरल पॉइंट है, मान लो इसका बाइसेक्टर पॉइंट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और मुझे ये पॉइंट है बाइसेक्टर वाला, इस सेंटर पर मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बताओ, अब बताओ कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल थोड़ी पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अरे के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो इधर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी ट्वाइस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर।
ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर और पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से और हमें पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी जितनी की प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, तो हम हर पॉइंट पर यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ में तो सब कुछ, राइट हाफ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पर टर्मिनेट कर गई। ठीक है, क्योंकि डाइपोल के लिए तुम्हें फील्ड लाइंस पता है, जितनी भी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं वो सारी फील्ड लाइन माइनस क्यू पर टर्मिनेट करती हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के सरफेस पर ही टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, अरे अरे मैंने उल्टा क्यों बना दिया, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो गलती से मैं इधर बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर की तरफ आएगी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वैल्यू है 2k, बिल्कुल सेंटर वाले अपॉन 2k अपॉन डी स्क्वायर। और किसी एंगल यहाँ पर कितनी पोटेंशियल होगी इसके, या तो y के टर्म्स में लिखो या थीटा के टर्म्स में लिखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो तुम बोले पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ इधर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर कुछ कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आएगी थीटा के टर्म्स में वाई के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब हम हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमें कंडक्टर के पास हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो कंडक्टर के पास चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के पास वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी ना, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा वो भी तुम बता सकते हो, वो 100% सिग्मा ई के इक्वल होगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी भी कम होती जाएगी, और कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हर जगह पर चार्ज फील्ड की वैल्यू पता चल गई। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं सरफेस के जस्ट पहले कह रहा हूँ, तो ये जो कंडक्टिंग सरफेस है ना, कहाँ चला गया, तो मुझे फ्री स्पेस, जो कंडक्टिंग सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्जेस आके, ये कंडक्टर है, ठीक, ये वाला सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे ये इंड्यूस चार्जेस आए, यहाँ पे ज्यादा ऐसा है, इस तरह से, और ये पॉइंट चार्ज, सारी फील्ड लाइंस तो यहाँ पे टर्मिनेट कर गई। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई कहाँ, मैं इस पॉइंट पर सेंटर पर कह रहा हूँ, सरफेस से जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो उतना ही, वो होगा 2k/q अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सरफेस से जस्ट पहले, तो तुम्हें पता है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर चाहे आसपास कैसा भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, कंडक्टर के सरफेस पर अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है, तो कंडक्टर के सरफेस के पास वाले पॉइंट पर हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमेशा चाहे कैसा भी अरेंजमेंट हो आसपास, हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अगर हमें कंडक्टर के सरफेस के पास किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो चार्ज डेंसिटी भी पता है। इमेज चार्ज के मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर निकाल सकते हैं, सरफेस के पास निकाल सकते हैं, तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह पर निकाल सकते हैं। तो तुम्हें चार्ज भी पता है कितना कितना आ रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस क्यू माइनस की वजह से ऐड करके निकाल लो, हर जगह पर तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब इसमें फाइनल क्वेश्चन उठता है कि ये बताओ कि टोटल इंड्यूस चार्ज कितना आएगा। ये टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? टोटल इंड्यूस चार्ज, इसी क्वेश्चन में मैं खत्म कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन था वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बस ये वाला क्वेश्चन है, तो इसी को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, टोटल इंड्यूस चार्ज, ये तो खुद से बताओ। टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा, क्यू से कम होगा, सेम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? डाइपोल अरेंजमेंट की वजह से पता है कि जितनी भी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है वो सारी नेगेटिव चार्ज तक पहुंच रही है। अब ये सारी जो फील्ड लाइंस निकल रही थी ना प्लस क्यू से, अब उनको माइनस क्यू पर नहीं जाना है, उसको कंडक्टिंग प्लेट पर ही टर्मिनेट करना है। ठीक है, प्लेट पर टर्मिनेट करने के लिए इंड्यूस चार्ज एग्जैक्टली
इंड्यूस चार्ज की वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्टली माइनस क्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो सरफेस पर जो टोटल चार्ज है माइनस क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें पूछा जा सकता है कि ये बताओ सिस्टम के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो क्या? अगर सिर्फ प्लस क्यू माइनस क्यू होते तो इसके लिए तुम्हारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। तुम बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है और आर का मतलब है 2D। ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती अगर प्लस क्यू माइनस क्यू होते। ठीक है, लेकिन कंडक्टर और प्लस क्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सेम होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए है उसकी हाफ होती है। हाफ होने का रीजन ये है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरह से स्पेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, कंडक्टर लाने के बाद एग्जैक्टली आधी फील्ड लाइंस तो वैसी ही रहती हैं और आधी फील्ड लाइंस डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही कंटेन्ड है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनर्जी कंटेन्ड है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आधी हो गई हैं तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली हाफ हो गई होगी। ठीक है, तो कंडक्टर वाले केस के लिए जो एनर्जी होगी हम बोलेंगे इसका हाफ। ठीक है, ठीक है, तो अब अच्छा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इंटेंशनली ये कंडक्टर को इस कंडक्टिंग प्लेट को ग्राउंड कर दिया था। ग्राउंड कर, या तो हम ग्राउंड कर दें या कंडक्टर के ऊपर अलग से माइनस कैपिटल क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दें, तो ये माइनस क्यू अपने आप को ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सारी फील्ड लाइंस को सरफेस के परपेंडिकुलर बिल्कुल इसी तरह से फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करा देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि मान लो ग्राउंड नहीं करते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर, फिर क्या होगा? फिर इंड्यूस चार्जेस कैसे कैसे आएंगे बताओ? फिर इंड्यूस चार्जेस कैसे कैसे आएंगे? अब ये कंडीशन नहीं है कि कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो, कंडक्टर का पोटेंशियल कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, कंडक्टर के पास सिंगल यूनिक पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन जीरो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको ग्राउंड नहीं भी किया जाता तो एक चीज तो क्लियर थी कि सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर लैंड करती, और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर लैंड करने के लिए ना बिल्कुल माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट सरफेस पर हमें रखना पड़ता। ठीक है, लेफ्ट सरफेस पर बिल्कुल माइनस क्यू चार्ज आता, लेकिन अब माइनस क्यू के लेफ्ट सरफेस पर आएगा तो प्लस क्यू भी आना पड़ेगा। तो वो प्लस क्यू कहाँ आएगा, कैसे आएगा? तो प्लस क्यू को राइट साइड वाले सरफेस पर आना पड़ेगा। ठीक है, प्लस क्यू कैसे आएगा कि ये सारी फील्ड लाइन जो है उनको ये टर्मिनेट करा लेगा, और अगर प्लस क्यू हम राइट साइड वाले सरफेस पर रख देते हैं, नहीं, जो बचा हुआ प्लस क्यू है ना वो आधा आधा दोनों पे चला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आधा आधा अगर प्लस क्यू क्यू बाई टू इधर चला गया तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों फील्ड लाइंस को ऐड अगर करेंगे तो अभी भी सारी फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है और कोई भी फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, लेकिन राइट साइड वाले पार्ट में चार्ज डेंसिटी कितनी होगी अगर कैलकुलेट करना होगा तो तुम सोचोगे कि चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और ये जो माइनस क्यू के अलावा जो प्लस क्यू वाला पार्ट है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कंडक्टर की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो पाए। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हम बोलेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्ज है तो जो चार्ज डेंसिटी है ना वो सरफेस पर वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एरिया जो है वो बहुत अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर के लिए। जो हम
क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वो जो कंडक्टर था उसको हम फोल्ड करके ऐसे स्फेयर बना देते हैं, ठीक है। और ये प्लस क्यू है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है। चलो पहले इसको ग्राउंड ही कर देते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इंड्यूस चार्ज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पोटेंशियल बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए हम बोले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव तो नहीं आएगा, अब नेगेटिव ही चार्जेस आएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस कुछ यहाँ पर आएंगे ग्राउंड से। क्यों सिर्फ नेगेटिव चार्जेस क्यों आएंगे? क्योंकि जब क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। ग्राउंड करने के बाद हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना है, तो ग्राउंड से नेगेटिव चार्जेस स्फेयर के सरफेस पर इस तरह से अरेंज होंगे कि हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए। जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल था वहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आएंगे पोटेंशियल 0 करने के लिए, जहाँ पर कम पोटेंशियल था वहां पे कम नेगेटिव चार्ज, तो अल्टीमेटली इंड्यूस चार्जेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि फील्ड पोटेंशियल और चार्ज कितने कितने आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ पर भी ना हम कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ढूंढते हैं जिसकी वजह से बाहर वाली फील्ड लाइंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। मतलब इस कंडक्टर की जगह हम चाहते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज रखें और उस पॉइंट चार्ज की वजह से बाहर की फील्ड लाइन वैसी रहे जैसे कंडक्टर के साथ है, ठीक है। तो तुम बताओ वो पॉइंट चार्ज कितना होगा और कहाँ पर रखना पड़ेगा? गेस करो। अब ये बस मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस हिंट दे दे रहा हूँ, इसको तुम लोग भी छोड़ देना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम इस क्वेश्चन के लिए भी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताओ कि ये जो फील्ड लाइंस मैंने बनाई है, इस तरह की फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमें पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा? मतलब थोड़ा गेस करके बताओ कहाँ पे रखना चाहिए। इसके अंदर कहीं पर पॉइंट चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है, अंदर कहीं पर पॉइंट चार्ज रखना पड़ेगा। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस क्यू रखेंगे, पहले तुम लोग सोचोगे सेंटर पर रखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, माइनस क्यू रखने की वजह से क्या बिल्कुल स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली, हाँ वेरी गुड उबैर, तुम्हें डाइपोल की वजह से पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो तुम्हें पता है कि वो कभी भी स्फेरिकल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इक्वल चार्ज रखेंगे ना तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा ही नहीं, हमें स्फेरिकल शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए। वो आता है वो आता है प्लस क्यू से कम चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू डैश, प्लस क्यू से थोड़ा कम चार्ज रखते हैं और सेंटर से तो सेंटर पर नहीं उससे थोड़ा पास रखते हैं, ठीक है। तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल स्फेरिकल हो जाता है कंडक्टर की शेप का, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी और जिसकी वजह से, थे ये बहुत ही इंट्यूटिव नहीं है। अगर मान लो तुम्हें किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 करने को कहा जाए, तब तो तुम क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी रखनी पड़ेगी, कहाँ पर रखनी पड़ेगी, जिससे उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है। या कहीं पर भी रख करके पोटेंशियल 0 करना है तो क्यू डैश क्या होगा वो तुम निकाल सकते हो। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ठीक है, तुम पोजीशन निकाल सकते हो और क्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हो जिसकी वजह से स्फेयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ये फन क्वेश्चन है, तुम ट्राई करना, खुद अपने से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि ये क्यू डैश को कहाँ पर रखेंगे, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इसको लेते से एस है, और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, वरना ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने अभी लिए हैं ये तुम लोग इग्नोर कर सकते हो कम्प्लीटली, ठीक। ये हम लोग इमेज चार्ज वाला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग हायर कोर्सेज में पढ़ते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स तुम लोग सारे सॉल्व कर लेना, उसमें से जो भी डाउट्स है क्वेश्चंस है वो जरूर पूछ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के
मैंने जितना बताया है वो सब सफिशिएंट है, बस अगर तुम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारी तैयारी अच्छी है। ठीक है, फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना है टेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स के लिए। ठीक है, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। थर्मोकपल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। चलो टाइम हो गया, आज बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तुम लोग असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, उसके लिए हम अलग से हम ले लेंगे सिर्फ क्वेश्चन, मतलब डाउट्स के लिए अलग से क्लास। चलो थर्मोकपल देख लेंगे, वो भी बच्चों वाला टॉपिक है, अगर होगा तो करेंगे बाद में।